बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने 55 रन के एक बड़े मार्जिन से अपने नाम किया और अब इस सीरीज़ का दूसरा मैच कल खेला जाएगा लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, वहां पे क्या तैयारियां हैं, दोनों टीमों की तैयारियां इस वक्त किस संत में गामजन है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। मैच से कबल दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 जारी। कॉन्ट्रैक्ट में मजमूई तौर पर 157 खिलाड़ी शामिल। खिलाड़ियों को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। शादाब खान ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। ऑलराउंडर ने अकेडमी कोचेस की जेर निगरानी फील्डिंग और बॉलिंग सेशंस में हिस्सा लिया। ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। निमरा रफीक कप्तान, इशा फैसल नायब कप्तान होंगी। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान से उलझने वाला भारत दीगर खेलों में घुटने टेकने पर मजबूर। भारतीय हुकूमत ने दीगर खेलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। एथलेटिक्स को भारत आने से रोका तो इंडोनेशिया की तरह पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, भारतीय वजारत खेल। और पाकिस्तान के स्टार जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम ने इंजरी से निजात हासिल करके वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स की तैयारियों का आगाज कर दिया। जी नाज़रीन, यदि आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि टीमों की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ीशान नवाज मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा कि क्या तैयारियां हैं दोनों टीमों की जानिब से। जी अली भाई, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच कल रात को 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इस वक्त दोनों टीमें पाकिस्तान और साथ में जनूबी अफ्रीका प्रैक्टिस करने में मसरूफ हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की है, सेशंस किए हैं। एक खास बात पाकिस्तान टीम की नज़र आई है, जिसमें पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं माइक हैसन, वो एक एक खिलाड़ी के पास उनके साथ बात करते हुए दिखाई दिए हैं। उनकी बैटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, बॉलर्स के साथ बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। और अगर हम सूरत हाल की बात करें कि कल की कंडीशन किस तरह से हो सकती है, अगर इस सूरत हाल में भी ड्यू फैक्टर हो सकता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करने को तरजीह देगी, क्योंकि जो पिच इस वक्त बनाई गई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करेगी। टिकट्स की क्या सूरत हाल है? क्या टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं? और इसके साथ साथ टीम की जो फाइनल लाइनअप है उस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? जी अली भाई, टीम की तब्दीली के हवाले से अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन ये है कि जो मैच से पहले मीटिंग होनी है उसमें हतमी फैसला किया जा सकता है कि किसी खिलाड़ी को तब्दील किया जाता है या नहीं है। लेकिन इस वक्त तमाम खिलाड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी बात आपने की है टिकट्स के हवाले से, तो टिकटें जितने 2 मैच होने हैं लाहौर में, दूसरा और तीसरा T20 मैच जो कल है और उसी के साथ साथ परसों भी होना है, उनकी तमाम तर टिकटें जो सेल हो चुकी हैं। और जितनी भी हमने फैन से बात की है तो वो बाबर आजम क्रेज के हवाले से बात कर रहे थे कि हम बाबर आजम को देखना चाह रहे हैं। हालांकि बाबर आजम पिछले मैच में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, आउट होके चले गए थे जल्दी, यानी कि 0 पर। लेकिन आज इस मैच में यानी कि कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले मैच में भी बाबर आजम का क्रेज दिखाई देगा और बाबर के फैंस आपको दिखाई देंगे। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दीगर खिलाड़ियों की, तो दीगर खिलाड़ी भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने में मसरूफ हैं। लेकिन अभी आपने बताया एक बड़ी खुशाइंद खबर है कि जनाब टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं और बाबर आजम का जो कैरिज्मा है वो अभी भी बाकी है और फैंस उनको देखने के लिए यकीनी तौर पे मुंतज़िर है। और हम सब ये चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म करे, क्योंकि जब बाबर का बल्ला चलेगा तो पाकिस्तान जीतेगा, ये बात तो यकीनी तौर पे तय है। लेकिन साथ साथ रिजवान के मामला बताइएगा कि रिजवान के मामला किस नहज पर हैं? क्या उनकी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कुछ जो मुफाहमत होने की उम्मीद है? दरूने खाना आपके पास क्या अपडेट है?
जी अली भाई, मोहम्मद रिजवान के हवाले से खबर सामने आई थी कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया है और पीसीबी को कुछ शर्तें भी बताई हैं कि मुझे टीम से क्यों निकाला गया है, और इस पर उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया और उस पर जवाब तलबी की थी कि मेरी ये शर्त है कि आप मुझे बताएं कि मुझे टीम से क्यों निकाला गया है, तब जाके मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगा। ओवरऑल तौर पर 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, 29 खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। एक मोहम्मद रिजवान ही रहते थे जिन्हें टीम से टी20 स्क्वाड से निकाला गया था। और हमारे ज़राए का कहना है कि मोहम्मद रिजवान की जो शर्त है उस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। मोहम्मद रिजवान को पीसीबी के बनाए गए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन करना पड़ेगा, तब जाके मोहम्मद रिजवान के लिए कोई रिलीफ होगा, उन्हें टी20 स्क्वाड के बारे में तस्वर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच निशान। हमें अपडेट लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम से कल के मैच के हवाले से साथ साथ जो है रिजवान के हवाले से भी इन्होंने अपडेट की और एक बड़ी खबर दी है जिशान नवाज ने कि पीसीबी ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस इख्तियार किया हुआ है कि रिजवान को साइन करना होंगे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए बगैर मामला जो है वो ये हल नहीं होगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज के दिन की मुनासबत से कौन होंगे गेस्ट हमारे साथ, ये हम आपको बताएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जिशान नवाज हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम से कल के मैच के हवाले से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम की तैयारियों के बारे में। आपके इल्म में है कि हम जी स्पोर्ट्स में जब भी कोई शो तरतीब देते हैं तो मेरी और मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की ये कोशिश होती है कि उस दिन से कोई ना कोई गेस्ट की रेलिवेंसी हो, उस दिन के साथ कोई ना कोई उनकी जो है वो मुताबिकत हो। आज मेरे साथ जब हम ये शो कर रहे हैं 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी का डेब्यू हुआ कि जिन्होंने इंतहाई कम उम्र में अपने खेल से सबको ही जो है वो हैरान कर दिया कि इतनी कम उम्र में कोई प्लेयर है जो है वो किस तरह इतना ज़बरदस्त खेल सकता है। अब ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया क्रिकेट के यंगेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कि जिनका 24 अक्टूबर 1996 को फैसलाबाद में अगेंस्ट जिम्बाब्वे डेब्यू हुआ और उसके बाद फिर 30 अक्टूबर 1996 को जिम्बाब्वे के खिलाफ ही इनका कोयटा में वनडे इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और ये वो मैच था कि उसके बाद से अब तक जो है वो कोयटा में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जा सकी है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज, रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर हसन रजा। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू वेरी मच पूरी प्रोडक्शन टीम का और जियो का स्पेशली जो आप प्रोग्राम करते हैं स्पोर्ट्स का और हमेशा से रिमाइंडर करवाते हैं, मुझे नहीं चाहे वो दीगर कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स की हॉकी हो या क्रिकेट हो। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये दिन भी याद करवाया और मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि आज के दिन जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है मैंने खेली थी। और बहुत सारे महीने होते हैं, साल होते हैं, ऐसा वक्त गुजरता है देरी से पता नहीं लगता, मगर थैंक यू वेरी मच अगेन। नहीं ऐसा ना, आपके वजह से पाकिस्तान का नाम रिकॉर्ड बुक की ज़ीनत है, यकीनी तौर पे आप डिज़र्व करते हैं। आज के दिन को हम आपके हवाले से याद करते हैं। कुछ यादें हैं कि 14 साल का हसन रजा गो के ठीक है जिम्बाब्वे उस वक्त बेबी ऑफ द नेशन क्रिकेट थी, उस वक्त जो है वो इतना ज़्यादा जिम्बाब्वे को जो है वो इतना मुकाम हासिल नहीं था, लेकिन बहरहाल टेस्ट स्टेटस उनको मिल चुका था। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अपना प्रेशर होता है और उनके पास कुछ बड़े अच्छे प्लेयर भी थे जब आपका डेब्यू हुआ। कुछ यादें हैं उस मैच की कि क्या प्रेशर था हसन रजा पे जब आपको पता चला कि आप वो वनडे मैच खेल रहे हैं, इससे पहले टेस्ट डेब्यू आपका हो चुका था? जी बिल्कुल, बड़ी यादें हैं। और सबसे पहले तो अंडर 15 वर्ल्ड कप का मैं जिक्र करूंगा। जब इंसान का कैरियर शुरू होता है तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म था वो दुनिया का लंबर्ट वर्ल्ड कप, अंडर 15 वर्ल्ड कप, जो दुनिया में एक दफा ही हुआ है और उसमें हम लोग सिलेक्ट हुए। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे हमारे, जो शेब मलिक भी हैं, कामरान अकमल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और मुझे याद है कि मेरे पास उस टाइम पे कोफन पाकिस्तान की बोर्ड जो है वो देती थी, जो कोफन होता है उसमें आपके किट बैग होते थे, आपकी स्पॉन्सरशिप की जो इक्विपमेंट्स होती हैं, बैट्स पैड्स, वो होते थे। और मेरे पास एक इंडिया ने मूवी बनाई है चेंज गुल की मेन गुली, मेरे पास एक बैट ही था वो जिससे मैंने 4 सेंचुरियां की थी अंडर 15 वर्ल्ड कप में। और वहां से मैं सिलेक्ट हुआ। फिर लॉर्ड्स के फाइनल में हम लोग इंडिया से हारे, जहाँ पर कैफ भी खेल रहे थे, रतीला सूदी भी थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक एजाज की बात थी कि मैं लॉर्ड्स में खेला, लॉर्ड्स ग्राउंड में खेला और वहाँ पर 80 रन की मैंने इनिंग खेली। फिर मैंने वहाँ से साइड मैच खेला साहिवाल में और अगेंस्ट जिम्बाब्वे के, वहाँ मैंने 70 रन की इनिंग खेली। और उसके बाद फिर मुझे फैसलाबाद में ये टेस्ट रिकॉर्ड जो है मुझे मिला और यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर का रिकॉर्ड, स्पेशली 38 साल बाद, जो कि मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, वो कोच थे उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने अपने हाथ से मुझे टेस्ट कैप दी और ये मेरे लिए एजाज था। और उस इंटरनेशनल क्रिकेट में भी स्पेशली टेस्ट भी मैंने खेली। तो फिर वनडे जो क्रिकेट है वो भी मैंने टेस्ट वनडे का भी रिकॉर्ड किया, शारजा में किया। और जैसे आपने बताया कोयटा में बुक्टी ग्राउंड है जहाँ पर वनडे का वो मैच भी हुआ और जहाँ पर इंटरनेशनल डेब्यू मेरा हुआ, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ शारजा में। तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं, जिसमें फास्टेस्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद भी खेल रहे थे साहिवाल में, शाहिद अफरीदी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है फास्टेस्ट सेंचुरी करके आए थे साहिवाल साइड मैच में। तो एक बहुत सारी यादें रह चुकी हैं
जिसकी वजह से आज यादें जो है वो इंशाल्लाह लोगों को, दुनिया को सबको याद भी रहती है और हमें खुशी होती है कि आज 13-14 हजार रन की हमने डोमेस्टिक में किए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हसन, जिस उम्र में आपका डेब्यू हुआ उस उम्र में 14 साल की उम्र में जो है वो बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग होते हैं, कॉलेज बैग होते हैं और आपके कंधे पे किड बैग था। आप पाकिस्तान के स्टार प्लेयर बनने के लिए जा रहे थे, टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए जा रहे थे। उस वक्त क्या सोच थी आपकी? क्योंकि जिन हीरोज़ को आप टीवी पे देखते होंगे, वसीम अकरम भी आपके साथ खेले और भी बड़े बड़े नाम थे जो सीरीज़ में खेले, तो क्या उस वक्त आपकी सोच क्या थी कि आप उनके साथ जब खेल रहे थे तो क्या फीलिंग थी आपकी? वो सोच जिस तरह से आजकल की सोच है बच्चों की है, लड़कों की, ये PSL खेलेंगे, जल्दी से 1-2 मैच खेलेंगे या T20 खेलेंगे और वनडे खेलेंगे और खत्म हो जाएगा कैरियर। वो सोच नहीं थी। हमारी सोच यही थी कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके आते थे। जो हजारों रन हमने किए हैं, 38 सेंचुरीज किए हैं फर्स्ट क्लास में, 14,000 रन हैं फर्स्ट क्लास में, 250 से ज्यादा मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के। लिस्ट ए के बहुत सारे टूर्स हैं और काफी टूर 96 से लेके 2005 तक मैंने पूरी दुनिया के टूर किए, 80 नॉर्मली सेंचुरियां की। और सबसे बड़ी चीज मेरी ये है कि जब मैं टेस्ट खेला तो मुझे याद है कि उस टाइम पे मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी और कोई मोटरसाइकिल भी नहीं थी, तो मैं बस में बैठ के जा रहा था टेस्ट मैच खेलने के बाद। तो लोग मुझे देख रहे थे कि कल ये टेस्ट मैच खेल रहे थे फैसलाबाद में, आज ये बस में बैठ के जा रहे हैं और ये वही हसन रजा है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग थी और मैं कभी भी स्टेशन नहीं समझता था कि मैं मोटरसाइकिल में जा रहा हूँ या बस में जा रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के लिए खेलें और परफॉर्म करें। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज था और मेरा टारगेट ये था कि मैं अंडर 15 खेलूं, फिर अंडर 19 खेलूं, फिर टेस्ट क्रिकेट खेलूं। और जो कि मैंने बहुत ज्यादा रन किए थे रीजन में कराची की तरफ से और वहां से माजिद खान साहब जो है उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और जावेद जमान साहब महरूम होते थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। कजाफी में हमारा साइड मैच हुआ जहाँ मैं ट्रेन से पहुंचा, क्योंकि उस टाइम पे इतना मैं अफोर्ड नहीं करता चीजें, तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते। और मैं जब ट्रेन में गया तो वहाँ डायरेक्ट कजाफी में जाके मैंने वो कैंप ज्वाइन किया और वहाँ पर मैंने साइड मैच में 85 रन स्कोरिंग खेली थी कजाफी में फर्स्ट टाइम। वो बड़ी मेमोरीज हैं बहुत ज्यादा क्रिकेट में भी और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी हमारी रही है बहुत ज्यादा। हसन, आपकी सलाहियतों के बारे में तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं है और आपका कैरियर बड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता था, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि 96 में आपका कैरियर का आगाज़ हुआ आज ही के दिन वनडे में और कोयटा में हुआ। और कोयटा में अमूमन दिन छोटे होते हैं, तो कोई यही वजह तो नहीं थी कि आपका जो कैरियर है वनडे का बिलखुसूस वो थोड़ा मुख्तसर रहा? हालांकि आपका कैरियर मजीद बढ़ सकता था कि 30 अक्टूबर 1996 को आपका वनडे कैरियर शुरू हुआ, 22 अक्टूबर 1999 को आपका वनडे कैरियर अपने अख्तिताम को पहुँच गया। 50 ओवर्स का गेम होता था उस टाइम पे और जब मेरा टाइम आया 96 में जब मैं डेब्यू करने लगा तो वहाँ पर मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था उस जमाने में। अगर आपको याद होगा 2 पार्टनरशिप ऐसे के लिए 2 ओपनिंग प्लेयर हमारे ऐसे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट में वो तारीख में जो है वो कहा जाता है आज भी, सईद और आमिर सुहेल भाई जो थे वो 2 ओपनर्स थे। नंबर 3 जाज अहमद, इमाम भाई और दीगर प्लेयर ऐसे थे कि वहाँ पर 5 तक तो बैटिंग नहीं आती थी किसी की। तो वहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इतने रन किए हुए थे तो उस टाइम पे मजबूरन जो है वो सिलेक्शन कमेटी को टीम में डालना पड़ता था। और मुझे याद है कि मैं एज ए 12 मैन खेलता था, शेख मलिक, मैं, इमरान नजीर, हम वो प्लेयर थे कि उस जमाने में एज ए फील्डिंग बड़ी काउंट होती थी हमारी और फील्डिंग में हम 20 से 25 रन रोकते थे। उसके बाद फिर हमें एक आध वनडे मैच मिल जाता था, टेस्ट मैच मिल जाता था सालों के बाद या महीनों के बाद। फिर हम कैंप ज्वाइन करते थे पाकिस्तान टीम का। तो बहुत दफा ऐसा हुआ कि 7 दफा मैंने कम बैक किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और 7 टाइम में कम बैक करना आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि 1000 रन, 1000 रन, 1500 रन हम डोमेस्टिक में करते थे। डबल सेंचुरी इंक्लूड थी उसमें 8 ओवर्स इंक्लूड थे, उसमें डोमेस्टिक के रन इंक्लूड थे। यही मेमोरेबल टाइम था। तो इसकी वजह से जो बड़े-बड़े अच्छा, कोई रिग्रेट है या आप समझते हैं कि आपकी क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि यार मेरा कैरियर अगर कम रहा तो उसमें मेरी अपनी भी गलतियां थी, आपको क्या ये फीलिंग आती है? कोई रिग्रेट है या आपको लगता है कोई साजिश, कोई सियासत हुई है हसन रजा को इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रखने में? बस गलतियां ऐसी हैं कि गलतियां ये है कि सबसे बना के तो रखी थी जिंदगी भर, 12 साल कप्तानी एचपीएल की भी की, बहुत सारी डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी की। और गलती ये है कि मैच खेलते थे, बैग उठा के चले जाते थे, अगली परफॉर्मेंस का इंतजार करते थे। कोई सिलेक्शन में कमेटी में जो होता है सिलेक्टर वो ड्रॉप करता था, उसको कभी वो जो है बोलते नहीं थे, आर्गुमेंट नहीं करते थे और ना किसी से ज्यादा यस मैन की जो चीजें चल रही हैं आजकल क्रिकेट में वो करते थे। तो इसलिए अपने डंके की चोट पर खेलते थे। यही शायद गलती है कि लोग जो है वो कहते थे कि उसके कॉलर खड़े हो गए, ये तो परफॉर्मर बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और सलाम तो भी नहीं करता, मिलता भी नहीं है। तो कुछ ऐसे हेजिटेशन रही है लोगों की और जिसकी वजह से कुछ जेलसी का शिकार भी रहे बहुत ज्यादा। तो लोगों ने बहुत जो है वो इतनी पजीराई नहीं दी, लाइकिंग में किसी के नहीं आया मैं इतनी ज्यादा। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा डिपेंड करता था मैं।
तो जिसकी वजह से शायद ये मौके इतने ज्यादा नहीं मिले। बिल्कुल सही। और जब हसन रजा एक मैच्योर बैट्समैन बन गए थे, एक ज़बरदस्त बैट्समैन बन गए थे, और उनका जो रिकॉर्ड कोई बताता है कि उन्होंने कितना जो है वो कम उम्री में अपने इंटरनेशनल डेब्यू से सीखा, और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुझे याद है कि जो है वो ICL में भी जाके जो है हसन रजा ने जिस अंदाज से परफॉर्म किया कि डिज़र्व करते थे, इनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। लेकिन वही होता है पाकिस्तान में, जिस तरह हर टैलेंटेड प्लेयर के साथ होता है कि जो टैलेंट होता है उसको पीछे कर दिया जाता है, और मनपसंद और जो है वो पसंद नापसंद का चक्कर जो है वो मुख्तलिफ प्लेयर्स को फिर आगे लेकर आ जाता है। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जरा कुछ मौजूदा क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर हसन रजा, जिनसे बात कर रहे थे उनके कैरियर के हवाले से। अब बात करेंगे कल लाहौर में खेले जाने वाले दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, कि जहां पे पाकिस्तान को पहले T20 में 55 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हसन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम क्या गलतियां कर रही है? टीम सिलेक्शन सही नहीं है, क्रिकेट की हंगर खत्म हो चुकी है, या जो गलत फॉर्मेट के प्लेयर गलत फॉर्मेट में खिलाए जा रहे हैं? कैप्टनसी का मसला है, कोचिंग का मसला है? आपने सारे अदवार देखे हैं, सारे फ्लेवर आपने चखे में, क्या लग क्या रहा है कि मुसलसल हम जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ टीमें जीतती हैं, हम कंसिस्टेंसी के साथ हर मैच हार रहे हैं? बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में, और हम तो उस जमाने के एरा में जो खेले हैं क्रिकेट वो टॉप क्लास प्लेयर होते थे उस टाइम पे, और ना हम लीग खेलते थे ज्यादा जाके, ना कहीं डिफरेंट जगहों पे जाके खेलते थे, सिर्फ डोमेस्टिक खेलते थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते थे, या फिर शाहीन की टीम होती थी ये टीम से, उसमें परफॉर्म करते थे हम लोग। तो यही चीज है कि आज जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है ना, यही चीजें हैं कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, क्रिकेट पे जो है कंट्रोल सही से नहीं हो रहा, क्रिकेटिंग लोग नहीं आ रहे हैं सही से, और फिर रिस्पेक्ट जो है वो खत्म हो गई है, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, चाहे वो कोच की हो, चाहे वो मैनेजमेंट की हो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है, और प्लेयर की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं रही है। ना प्लेयर चाहता है कि वो अपनी रिस्पेक्ट करवाए। कभी वो रेड बॉल खेलता है, वो कहता है मैं रेड बॉल खेलूंगा, कभी वो कहता है व्हाइट बॉल खेलूंगा। और हमें याद है कि जब हम खेले थे क्रिकेट के जमाने में, शेब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, शाहिद नजीर, कबीर खान, यानी कि सारिश शाह, और बहुत इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने 250, 300, 400 विकेट लिए फर्स्ट क्लास में, तो वो सारे फॉर्म में खेलते थे। और कभी मुझे याद है कि किसी ने मना नहीं किया, इवन के यूनुस खान जैसे प्लेयर थे, उनकी मिसाल सामने है कि वो ऑस्ट्रेलिया से मुझे फोन कर रहे होते थे कि डोमेस्टिक का मैच मैंने खेलना है आके अभी बैंक के लिए। तो ये जो है आपको क्रिकेट में जो है एक जो कहते हैं आपको प्रोफेशनल अप्रोच वो लेके आनी पड़ती है। और आज अपनी वजह से प्लेयर खेल रहे होते हैं, अपनी वजह से बाहर होते हैं, कभी NOC मिल जाती है, वो डिफरेंट लीग्स खेलने चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान T20 में भी देख लें कि गिरस्टोन की टीम है, हमने एशिया कप में देखा क्या हाल हुआ, हम खुद वहाँ दुबई में थे, फॉलो कर रहे थे, सारे मैचेस देख रहे थे, वहाँ जो एम्बैरेसिंग हुई है थ्रू आउट, लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश से शायद ये हार जाए तो बेहतर होगा, इंडिया से बैक टू बैक 3 मैचेस हार गए। कोई गेम प्लानिंग नहीं है, क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेलते, स्किल्स आपकी वो वाली नहीं है जो 90s के एरास में होती है, 2005-4 में हम लोग खेलते थे। सारा कप हमने खेला है, इंडिया में जाके इंडिया को हराया, शेरान कप हुआ वो खेला हमने, बहुत शारजा में 1000 दफा जो है न्यूजीलैंड इंग्लैंड की टीमें होती हैं, साउथ अफ्रीका, उनको हराया। तो अब 17 साल बाद देखें आप, इंग्लैंड का रिकॉर्ड है वो खराब हो गया है, वो टूट गया है पाकिस्तान के बाद से। साउथ अफ्रीका 17 साल बाद आई है, वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, फर्स्ट मैच T20 का था, जो कि 17 साल में पहली दफा जब टीम आई थी, मुझे याद है कि अली नकवी ने सेंचुरी की थी हमारे साथ जब वो बैग में खेलते थे, उन्होंने डेब्यू में अपनी सेंचुरी की, और साइड मैचेस में भी हमने 60-70 रन की खेली थी, और शॉन पॉलक जैसे, एरन डॉल जैसे प्लेयर्स, और वो टीम को ऐसा बने थे। आज ये टीम T20 खेली है, अभी तक पुरानी वो प्लेयर्स टीम के नहीं है जो 5-6-10 प्लेयर होते थे वर्ल्ड क्लास के। तो मेरे ख्याल में सेटबैक बहुत ज्यादा पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट में आया हुआ है, कोचिंग में आया हुआ है, तो वो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट अभी तक नहीं दे पा रही है। ठीक है, अभी आपने हसन रजा आपने भी बात की यूनुस खान की। मुझे याद है कि यूनुस खान पाकिस्तान की टीम के स्टार प्लेयर थे, और वो क्लब का मैच भी जो खेलते थे, और एक समोसा ज़मीन पे बैठ के भी खा के मैच खेल लिया करते थे। इसीलिए आज भी यूनुस खान का नाम इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। आज भी यूनुस खान स्टील टाउन के ग्राउंड पे समिट पे हमें खेलते हुए नजर आते हैं, उनके क्लब्स जो है बड़े वायरल होते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट की गलती है, किस चीज़ की गलती है? इसलिए है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही मामला हैंडल नहीं कर पा रहा है, कि वो खुद उसने प्लेयर ही पाकिस्तान के पास नहीं है, कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस काबिल ही नहीं है कि उसको ए कैटेगरी में रखा जाए। डी कैटेगरी का प्लेयर आपका टेस्ट का कैप्टन है, और डी कैटेगरी के प्लेयर को आप जो है वो कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट रख रहे हैं, तो फिर आपकी क्रिकेट बेहतर कैसे होगी? देखिए, बेहतर नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। अब जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत मामला और मजीद जो है क्रिकेट के खराब होते रहेंगे पाकिस्तान में। मैंने पहले भी बताया कि रिस्पेक्ट प्लेयरों को नहीं मिलती है, और प्लेयर भी जो है अपनी क्रिकेट को देख रहे होते हैं कि अब मैं किस स्टेज पे जा रहा हूँ, और मैंने शायद कहाँ लीग खेलनी है, कहाँ पाकिस्तान के लिए खेलना है। और मैनेजमेंट जो है बड़ा एक रोल अदा करती है। हमारे पास कोचेज, हम याद है कि हबीब बैंक में या डिफरेंट डिपार्टमेंट में खेलते थे, इतने बड़े कोई कोचेज भी नहीं होते थे हमारे पास।
हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते थे, बड़े बड़े बॉलर्स आए उस टाइम पे खेलते थे, डोमेस्टिक खेलते थे 10-10 मैच, पहले रीजन से खेलते थे 10 मैच, उसके बाद फिर हम डिपार्टमेंट से खेलते थे, यानी कि 15-16-18 मैचेस हम सीजन के फर्स्ट क्लास के मैच खेलते थे। आज मुझे लगता है कि पूरे टोटल किसी के 50 मैचेस फर्स्ट क्लास के नहीं होंगे, और वो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल गया है, वो पीएसएल की क्रिकेट खेल गया है, वो डिफरेंट लीग्स की क्रिकेट खेल गया है। तो यही एक मसला है कि हमारा ग्रासरूट लेवल, हमारा स्ट्रक्चर और हमारा जो लॉन्गर फॉर्मेट है वो दोबारा वापस नहीं है, जब तक नहीं आएगा। जैसे रणजी ट्रॉफी होती थी, हम एक दफा फाइनल में कराची जीती थी, और अगले दिन जो है वो बॉम्बे की टीम रणजी ट्रॉफी की वो हमारे पास आके खेलती थी पाकिस्तान में, एरन ट्रॉफी में, पैटर्न्स ट्रॉफी में। वो फॉर्मेट खत्म हो गया, 4 डे क्रिकेट खत्म हो गई है। 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट हम ग्रासरूट खेलते थे, और इतने पैसे भी नहीं मिलते थे उस टाइम पे। तो मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग में वो क्रिकेटिंग लोग लेके आने पड़ेंगे जिन्होंने इंटरनेशनल में की है, जिनकी क्रिकेट में तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के लिए, उनको लेके आना पड़ेगा, और बच्चों को 3-3 दिन तक ऑन द फील्ड करना पड़ेगा, जब भी जाके टैलेंट जो है आपको नजर आएगा। अदरवाइज T20 हो गया, T10 हो गया, और टिकटॉक पे वीडियो सोशल मीडिया पे डालने से कभी प्लेयर नहीं बनता। ठीक है। अच्छा हसन, अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सेटअप के हवाले से, और आकिब जावेद साहब को भी हेल्म ऑफ अफेयर बना दिया गया। वो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफ़ेद के मालिक हैं। ये वो आकिब जावेद है कि जो कहते थे कि जब बाबर आजम लाहौर कलंदर के खिलाफ आता है तो हम इसको आउट ही नहीं करते, हम इसको चाहते हैं जितनी लंबी बैटिंग करेगा हमारी टीम को फ़ायदा होगा। अब वही आकिब जावेद किस परफॉर्मेंस के बुनियाद पर जो है वो बाबर आजम को टीम में लेकर आ गए? देखिए, बस यही मैंने आपको बताया कि लाइकिंग डिसलाइकिंग चीजें चल रही होती हैं, और कहीं ना कहीं ऑब्लाइज किया जा रहा होता है किसी ना किसी को, किसी बॉलर को, किसी बैट्समैन को, किसी कीपर को। यही सारी चीजें चल रही होती हैं घूम फिर के। पिछले आप देख लें, एशिया कप से लेके 50 ओवर से लेके एशिया कप, T20 से लेके एशिया कप, अब वर्ल्ड कप आने वाला है, अभी तक हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है। घूम फिर के वो जो म्यूजिकल चेयर, उसमें सिलेक्टर, उसमें किसी के लोग इर्द गिर्द घूमे जा रहे हैं, और हम बाद में कह रहे हैं सर्जरी हो जाएगी, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ये सब जो ना, देखें दुनिया की क्रिकेट कहाँ चलेगी है, मॉडर्न क्रिकेट कहाँ चलेगी है। अब वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर लें कि 300 रन हो रहे हैं, 350 रन हो रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में जो है 150 रन पूरे नहीं होते, हमारे 190 रन नहीं जा रहे हैं। T20 में फॉर्मेट ही अच्छा नहीं है, 50 का फॉर्मेट अच्छा नहीं है। तो आकिब भाई हो गए या जितने और भी लोग हैं, सारे खेल रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, और सिलेक्शन इनकी सारी चल रही होती है। इनको हर प्लेयर का पता होता है किसके लिए कहाँ आवाज उठानी है, किसको कहाँ ड्रॉप करना है। तो बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर्स थे, नो डाउट थे, मैं अब ये बोलूंगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खराब कर दिया गया है। पहले वो कंसिस्टेंसी रन कर रहे थे जब रिजवान अच्छा, और बाबर। प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है बाबर का? क्योंकि आप क्वालिफाइड कोच भी हैं, और मैं जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक तवील अरसे तक डोमेस्टिक में हमने रन्स के अंबार लगाए। बाबर का प्रॉब्लम नजर क्या आ रहा है कि अभी हमने लास्ट मैच में भी देखा कि लोग उनको देखने के लिए स्टेडियम आए, अभी भी कल के मैच के टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिशान नवाज ने बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बाबर आजम। लेकिन उनसे रन्स नहीं हुए, पिछले मैच में भी वो सिफर पर आउट हुए। प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है बाबर का? देखिए, मेरी तो एक दफा मैंने बात हुई है बाबर से, जब वो उस टाइम पे डोमेस्टिक खेल रहे थे और उनको कोई T20 खिलाता नहीं था, और उस टाइम हबीब बैंक की हमारी बहुत बड़ी टीम थी जहाँ उनकी जगह नहीं बनती थी। मगर मेरी ख्वाहिश है उनसे कि मिलने की भी, और 1 महीने में चाहूंगा कि उनको कोचिंग भी दूं। एज इतना एक्सपीरियंस है उनका, फुटवर्क नहीं चलता है। एज ए बैटिंग टेक्निक में अगर आप देखें तो बैकलेफ्ट उठा के खेल रहे होते हैं। आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में बैकलेफ्ट को आपको बॉल के नीचे रेंज में लेके आना पड़ता है, और उनका फुटवर्क जो है वो स्पिनर पे बिल्कुल नहीं चल रहा है, और जो बॉडी है वो बॉल के साथ नहीं होती है। वो जितनी भी प्रैक्टिस आजकल कर रहे हैं ना बैट्समैन, आप देखें तो वो शॉर्ट बॉल की कर रहे होते हैं, कट की, पुल की और ऑन साइड की। हमेशा बॉडी को बॉल पे लेके खेलते हैं। तो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि कभी बाबर से मिले तो इंशाल्लाह उनको बताऊं बेसिक टेक्निक है। मैं भी जब आया था कवर ड्राइव खेलता था और हैंग करता था अपने बैट को। फिर उसके बाद डे बाय डे मैंने डोमेस्टिक खेली। मुझे लोगों ने बोला कि आप छोटे हो, आप डोमेस्टिक खेलो जाके। तो मैंने 150-200 मैच खेले हैं, उसके बाद डबल सेंचुरियां की हैं। यही वजह है कि बाबर को बेसिकली टेक्निकल बताने वाला कोई नहीं है अभी तक, और वो खुद भी कंफ्यूज हुए हैं कि मैंने बॉल को किस तरह ऑफ स्टंप पे खेलना है या ऑन पे खेलना है। तो यही वजह है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो तो खराब किया गया है। बाकी लेकिन ठीक है, वो खुद तो कंफ्यूज है। लेकिन अगर मैं हसन रजा से पूछूं, अगर हसन रजा वुड बी द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप उसको उनको T20 में खिलाएंगे, या आप कहेंगे नहीं आपका जो बैटिंग का अंदाजा है वो वनडे और वनडे और टेस्ट मैच के लिए ज्यादा सूटेबल है? आई थिंक बिल्कुल, मैं ऐसे टेक्निकल प्लेयर को, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट में जो है वो अच्छा खेलते हैं, वो इसलिए 50 ओवर में आप देखें मोहम्मद यूसुफ हो गए, ये उसकान हो गए, ये 50 ओवर में खेलते थे। हम भी इनके साथ खेलते थे, पार्टनरशिप लगाते थे उस टाइम पे, क्योंकि 50 वाली क्रिकेट होती है, टेक्निकल होती है, क्योंकि 4 आर्म्स आपके खुले होने चाहिए। आपको लॉन्गर फॉर्मेट में शॉट मारने के लिए अगर लंबे शॉट मारने तो आपको 4 आर्म्स खोलने पड़ते हैं। बाबर आजम भी टेक्निकल प्लेयर है, उनको 50 ओवर खिलाने चाहिए, उनको टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए। और यकीन अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, 50 ओवर खेलेंगे, तो मजीद रिकॉर्ड के हम बाहर लगा सकते हैं, उनमें इतना टैलेंट है। मगर यही वजह है कि उनको T20 खिला के दोबारा वापस, और मैं समझूं क्या हसन रजा चीफ सिलेक्टर है तो बाबर आजम को T20 ना खिलाएं? बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा T20 में। T20 जो है वो खुशी का गेम है, वो नवाज का गेम है,
वो दूसरे जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं, जो ऑलराउंडर्स आ रहे हैं आजकल, समद अब्दुल समद हो गए, ठीक है हसन, जो है वक्त थोड़ा कम है और भी आपसे कुछ मैं शॉर्ट क्लिप्स क्वेश्चन चाहूंगा कि आपसे पूछ लूं। सलमान आगा की कैप्टनसी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के तीसरे या चौथे सबसे ज्यादा कैप्टनसी करने वाले जो है वो कप्तानों में शामिल है। तकरीबन 84-85 फर्स्ट क्लास मैचेस में आपने कप्तानी की है। एज ए कैप्टन सलमान आगा को कैसे रेट करेंगे? आई थिंक सॉरी टू से, अगर सुनने वाले हैं सुन रही होंगे, सलमान यादव को मेरा मैसेज होगा, कैप्टनसी एक आर्ट होती है और कैप्टनसी में आप फ्रंट पे लीड करते हैं। आपने पहले ही मेंशन किया कि मैंने डोमेस्टिक में मेरे अंडर में बहुत सारे टेस्ट प्लेयर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सारे प्लेयर्स खेले। जब मैं कैप्टनसी करता था 80 से 85 मैचेस मैंने सुपरवाइज किए फर्स्ट क्लास के लिए और टॉप डिपार्टमेंट के। तो मेरे ख्याल में सबसे वर्स्ट कैप्टनसी में अपने कैरियर में देखी शायद वो सलमान यादव की कैप्टनसी देखी है। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कौन सी सिचुएशन में मैंने किस बॉलर को लेके आना है। हम अगर एशिया कप की बात के लिए 90 बैट्समैन खेल रहे हैं और मुझे हैरत हुई कि नवाज जो है वो बॉलिंग करने आ गए थे और स्पिन बॉलिंग में कभी नहीं आया आपको करने के लिए। तो आपको लगता है कि अगर सलमान को अपना कैरियर बचाना तो कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बहुत तनकीद हो रही है उनके ऊपर और उससे की बैटिंग भी खराब हो रही है? देखिए, एक चीज तो फैक्ट है कि जो कैप्टन बनेगा कैरियर में, जो कैप्टन बनता है उसको बनाया जाता है और वो छुप छुप के जो भी चीजें कर रहा होता है अपने आप को पीछे रख के कर रहा होता है, मगर वो बाहर भी होता है यहाँ पर। क्रिकेट अब मॉडर्न क्रिकेट हो गई, आप छुप नहीं सकते क्रिकेट में। क्रिकेट ऐसा गेम है कि आप फ्रंट पे लीड करेंगे और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देंगे अपनी, तो आप सर्वाइव करेंगे। जब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस खुद भी नहीं देंगे और फ्रंट पे लीड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप उंगलियां उठेंगी और आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। फिर आप वही आके डिफरेंट लीग खेल रहे होंगे, 2-4 साल बाद 3 साल बाद आप रिटायरमेंट दे देंगे। उसके बाद जो 12-13 लीग है दुनिया की वो लीग खेल रहे होंगे। तो यही इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको फ्रंट पे लीड करना चाहिए। अभी तक क्रिकेटिंग शॉट और बॉलिंग में एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, वो उन्होंने कोई भी अपना जो है वो जो क्लास होती है वो शो नहीं की है एज ए ऑलराउंडर। सर, शाहीन को वनडे का कैप्टन बना दिया गया। लोग कह रहे हैं उन्होंने लाहौर कलंदर को ट्रॉफी जितवाई है, उनको T20 का कैप्टन बनाना चाहिए, उनको वनडे का कैप्टन बना दिया गया। आप इससे एग्री करेंगे कि ये फैसला सही है कि उनको वनडे का कैप्टन बनाया गया? जी बिल्कुल, उनको T20 के बनाना चाहिए था। ऑब्वियसली जब पीएसएल में कैप्टनसी कर रहे हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है और वो जिस तरह खेलते हैं। और वाहिद एक प्लेयर नजर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो पिछले 3-4 साल से इंजरी के बाद भी आए थे, उनकी जो नी का ऑपरेट हुआ था उसके बाद भी वो देखेंगे बैटिंग में भी जान मार रहे हैं, बॉलिंग में स्पेशली जान मार रहे होते हैं। तो ये एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर की निशानी होती है कि जब तक आप खेल रहे हैं, जब तक आपने पाकिस्तान की वर्दी पहनी हुई है, आपके पाकिस्तान का कलर है, आप उसकी रिस्पेक्ट के लिए खेलें और अपनी जितनी भी स्किल्स हैं वो शो करें। तो मेरे ख्याल में शाहीन जो है एक ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी है और कैप्टन भी है। मेरे ख्याल में आगे फ्यूचर में वही लग रहा है कि एज ए ऑलराउंडर क्रिकेट में उनको कैप्टनसी करनी चाहिए और फिर परफॉर्म भी करना चाहिए आगे। अच्छा, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज में कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। आसिफ अफरीदी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, मैं खुद उनको बड़ा एडमायर करता हूं, लेकिन 38 साल की उम्र में आसिफ अफरीदी को जब आप डेब्यू करा रहे हैं तो फिर सुफियान मुकीम हो गए या मेहरान मुमताज़ हो गए या इवन आपके जो साहबजादे शायान, वो बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। फिर ये कहाँ जाएंगे, फिर ये कहाँ क्रिकेट खेलेंगे अगर आप 38-38 साल के प्लेयर को डेब्यू करा रहे हैं? नहीं, देखिए मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये प्लेयर मैंने बताया कि 25-26 करोड़ के आम में वही साजिद जो है वो हमारे साथ एक जमाने में डोमेस्टिक खेलते थे पिशावर से, नोमान हैदराबाद से खेलते थे। नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, मैं कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में कि हसन रजा 14 साल में आया था, लोगों ने बोला कि 14 साल का बच्चा इतना यंग क्यों खिला दिया। और जब उसके बाद में 24 साल का 25 साल का जब मैं खेलने लगा, परफॉर्मेंस नहीं, तो मुझे डोमेस्टिक में डाल दिया गया कि अभी डोमेस्टिक खेलने रहे उनको। उसके बाद 2-3 साल बाद मैंने वापस वाइट प्लेयर पाकिस्तान के, जो 25-26 साल बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली और मास्टर लीग जाके मैंने दुबई में खेली। तो ये जो चीज आती हैं वो होती रहती हैं और कभी भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई है, ना कोई मैनेजमेंट में आती है, ना फिर कोच में आती है, ना फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आती है। तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट का जो शौक और पैशन है वो डे बाई डे खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान की लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का। और मुझे लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में भी जो है पाकिस्तान की क्रिकेट बड़े खतरे में रहेगी फ्यूचर। सही। अब आखिरी 2 सवाल क्विकली बता दिएगा, वेटरन्स वर्ल्ड कप की क्या तैयारी है? क्योंकि हसन रजा को हमने लास्ट एडिशन में देखा था, बड़े जबरदस्त चौके छक्के लगा रहे थे आप, और आपके एक्स्ट्रा कवर आज भी लोगों को याद है। इंशाल्लाह आज तक अभी भी खेल रहा हूँ मैं और काफी क्रिकेट खेल रहा हूँ। इंशाल्लाह उसकी तैयारियां हैं। नवंबर में ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और मैंने नेपाल के अगेंस्ट लास्ट टाइम 154 रन की नहीं खेली थी, उसमें काफी प्लेयर्स खेल रहे थे पाकिस्तान के। तो अभी भी वेटरन्स खेल रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी खेल रहा हूँ और दुबई में भी लोकल क्रिकेट हो रही है, वेटरन्स वो भी खेल रहा हूँ। तो उसकी तैयारियां हैं और 12 टीमें हैं इसमें। 21 नवंबर से ये जो मेला सजने जा रहा है। और तो जावेद मियांदाद भी मेंटोर हो गए। बिल्कुल, बड़े बड़े जो लेजेंड हैं ये मेंटोर हो गए, उनको होना चाहिए और डिजर्विंग है। वो इतना बड़ा एक नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको यूटिलाइज क्यों नहीं करता अभी भी। आप माइक हैसन को लेके आ रहे हैं, आप बहुत सारे गाइड हैसन को कोचेस को लेके आते हैं। तो ऐसे इतने बड़े नाम हमारे जो है अभी जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, उनको फ्रंट पे लीड करना चाहिए। लास्ट टाइम
जलालुद्दीन जो है वो हमारे कोच थे और अच्छे मेंटोर भी हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं, क्वालिफाइड कोच भी हैं, कुछ प्लेयर भी रह चुके हैं। तो जैसे सबसे 40 बड़ी साल वालों को पाकिस्तान की 40 साल टीम। वालों को कोच की जरूरत होती है। जी, कह रहा हूँ 40 साल वाले वेटरन्स को कोच की जरूरत होती है। उनको कोच की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उनसे थोड़ा भागा नहीं आता है, उनकी फिटनेस लेवल जो है वो 20 साल वाला नहीं होता। अच्छा, जिसकी हार्ड वजह कोच से की उनकी बात कर स्किल रहे को हैं देखा आप, जाता जो है। मतलब आपको एक एंड से दूसरे एंड जी। तक ले जा सके। नहीं, फिटनेस लेवल तो रहता है, उसमें ये है कि जलालुद्दीन लास्ट टाइम थे वो फील्डिंग की तरफ से कैचेस प्रैक्टिस भी कराते थे। ठीक है। और इंडिविजुअली जब आपको पता है कि जब आपके 20 साल के बच्चे जो हैं वो इतने फिट नहीं है और जो 40 वाले खेल रहे हैं माशाल्लाह लेजेंड लीग दुनिया में खेल रहे होते हैं, तो वो कितने फिट हैं आज तक भी। ठीक है। एबी डिविलियर्स की मिसाल ले लें आप, ये लास्ट देखें उन्हें क्या मैच खेला है सही। लेजेंड में एज ए सही। फिटनेस लेवल का। तो हमारे भी जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप क्यों नहीं खेलते, तो स्टिल हम खेल रहे हैं और फिटनेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है हसन, जाते जाते अब ये बताएगा कि जो कल जो मैच खेला जा रहा है इसमें पाकिस्तान के क्या इम्कान हैं? क्या पाकिस्तान कमबैक करेगा T20 सीरीज में, या कल का मैच जीत के साउथ अफ्रीका सीरीज जो है वो अपने नाम कर लेगा, क्योंकि 3 ही T20 सीरीज में खेले जाने। आई थिंक सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका जीतेगा। जिस तरह से पाकिस्तान टीम मार्जिन क्या होगा? 140 रन कर रही है, जब तक पाकिस्तान टीम 190 रन से करेगी कभी मैच नहीं। सर सीरीज का मार्जिन क्या होगा, 3-0 या 2-1? आई थिंक 2-1 होगा। और ये इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग पिचेज हैं, वो कॉन्सेप्ट छोड़ दिया कि पाकिस्तान में पहले आती थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम आती थी, वो स्ट्रगल करती थी। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, जहां भी दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपनी पूरी तैयारी से आते हैं। चाहे निगेटिव जैसे बॉलर्स हैं, आप देखें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, और महाराज ने टेस्ट में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। तो जो भी प्लेयर उनसे आता है वो स्किल्स की जो चीजें हैं वो बिल्कुल डेवलप करके आता है, इंप्रूवमेंट की तरह आता है। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे, और जब तक पाकिस्तान 80 रन या 190 रन नहीं करेगा बैटिंग में, तो कभी नहीं जीत सकता। ठीक है, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन तो कर ही चुका था, लेकिन वो कहते हैं ना कि पब्लिक की पुरजोर फरमाइश पे आखिरी सवाल है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप देख रहे हैं अगले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में, या आपको लगता है कि गौतम गंभीर जो है इनके कैरियर में मजीद गंभीरता लेकर आ जाएंगे? अब बिल्कुल लेके आएंगे, क्यों नहीं लेके आएंगे। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और जो कोहली है बहुत बड़ा नाम है, और गौतम गंभीर तो हमारे साथ भी खेले हैं 90 लेवल पे, और बड़ी एफर्ट के साथ कोचिंग भी कर रहे हैं, बड़ी स्किल्स है उनके पास प्लेयर को ग्रूम करने के लिए एज अ कोच। तो मेरे ख्याल में जितने भी इंडियन टीम पे वर्क कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। देखिए एशिया कप में आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स खेल रहे थे, उन्होंने बैक टू बैक बॉलर्स बैट्समैन को क्या जल करके रखा हुआ था, और कंडीशन के हिसाब से एज ए कोचिंग कर रहे हैं। तो ये प्लेयर का प्रोफेशनलिज्म में आर्ट होता है कि वो अपने प्लेयर्स को किस तरह से यूटिलाइज करे, अपनी कंट्री को किस तरह लेके चले। तो आई थिंक गौतम गंभीर जो है वो थ्रू आउट लेके चल रहे हैं टीम को भी, और जल किया है इंडियन टीम को, तो मेरे ख्याल में अच्छा प्रोस्पेक्टिव होगा उनके लिए। बिल्कुल ठीक है हसन, वैसे हम आपके कुछ क्लिप्स भी चला रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, और उसमें मैंने देखा कि आपके जो साहबजादे हैं शायान रजा, वो भी हमें उनमें उनकी भी कुछ ग्लिम्सेस नजर आए हैं इस वक्त जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, हमारे नाजरीन भी देख रहे होंगे। ये शायान को कैसा बॉलर आप रेट करते हैं? बतौर क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, जब आप उनको फेस करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि भाई सामने मेरा बेटा है, या शायान ये सोचता है कि छोटा सा बच्चा हूं पर आउट करूंगा बड़े बड़े? बिल्कुल, वो खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और माशाल्लाह से भी 4 आउट किए पिछले मैच में। यहाँ एंटर क्लब की सीरीज होने वाले हैं, और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और दीगर लीग से भी खेल रहे हैं, दुबई में जाके भी खेल रहे हैं, मार्केट भी जाके खेल रहे हैं। तो आई होप फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी यही होगी कि पाकिस्तान में जहाँ उनको मौका मिलेगा वो चांस मिले और वो परफॉर्म करें। राइट एंड बैटर भी है, लास्ट पंजाब टीम में लगी थी, वहाँ पर परफॉर्म अच्छा किया था। और फ्यूचर में मैं ये चाहता हूँ कि शायद नहीं बल्कि और दूसरे जितने भी बच्चे हैं वो सारे पाकिस्तान के बच्चे हैं और कंट्री के बच्चे हैं, वो परफॉर्म करेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि हर बच्चा जो भी खेल रहा है अकेडमी में आके, और हमारे यहाँ भी खेलता है अकेडमी में आके, जो प्लेयर्स खेल होते हैं उनको यही मैं कहता हूँ कि जब भी आपने पाकिस्तान की जर्सी पहननी है, ग्रीन शर्ट पहननी है, तो उसमें आपकी स्किल्स नजर आए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नजर आए, और कभी भी कोई उंगली ना उठाए कि आप इसके बेटे हैं या उसके बेटे हैं। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पाएं ताकि आपका नाम रोशन हो, आपके पाकिस्तान का नाम रोशन हो, और जब भी आपके पास स्किल्स हो अपनी फिटनेस लेवल की, उसको स्ट्रॉन्ग करें और पाकिस्तान के लिए लंबी क्रिकेट खेलें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे हसन रजा, जिनसे उनके कैरियर के हवाले से आज के दिन उनका डेब्यू हुआ था 1996 में, उस हवाले से हमने उनकी मेमोरीज को शेयर किया, पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा मामलात के हवाले से बात की, सलमान आगा की कप्तानी, बाबर आजम के मुसलसल फेलियर के हवाले से हमने गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।